हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह। हमने इससे पहले आपको एक क्लास हमारी हो चुकी है पार्ट 1। आई होप कि आपने उसको देखा होगा और काफ़ी कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। तो ये आज उसी का पार्ट 2 है जिसमें हम फुल्ली डिटेल में बात करेंगे कि भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो बात करने से पहले हम आपको कुछ एक शायरी अर्ज करना चाहते हैं। पसंद आए तो भाई वीडियो को बस लाइक कर देना। तो शायरी ये है कि कदम कदम पे रुक जाऊं, कदम कदम पे रुक जाऊं तो मंजिल कैसे पाऊं। कदम कदम पे रुक जाऊं तो मंजिल कैसे पाऊं, हर कठिनाई से डर जाऊं तो खुद को कैसे पहचान पाऊं। कदम कदम पे रुक जाऊं तो मंजिल कैसे पाऊं, हर कठिनाई से डर जाऊं तो खुद को कैसे पहचान पाऊं। जलता हूं तपता हूं हर रोज खुद को गढ़ता हूं, जलता हूं तपता हूं हर रोज खुद को गढ़ता हूं, क्योंकि मैं वो दीपक हूं जो तूफानों में भी जलता हूं। तो पसंद आई हो तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। और ये आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल शायरी है, क्योंकि आप अंदर से पढ़ाई के साथ साथ मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि मोटिवेशन तो अंदर से आना चाहिए, किसी के लाइनों से या किसी के बोलने से नहीं, क्योंकि हमारे अंदर खुद का मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे क्यों करना है, काहे करना है। तो चलिए फिलहाल इसी शायरी के साथ हम शुरुआत करते हैं अपने अगले लेक्चर पे, भारत के प्रमुख बंदरगाह, मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो हमने इससे पहले सिंपल जल्दी से हम आपको रिवाइज करा दें कि हमने कल क्या पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। तो हमने सिर्फ इतना देखा कि भारत में अलग अलग राज्यों में बहुत सारे बंदरगाह हैं, है ना। जो भारत का जो व्यापार होता है वो बंदरगाहों के माध्यम से ज़्यादा होता है। अब हम उसी पे खुल के डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि भारत में कुल 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह हैं और 200 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। और मैंने इससे पहले आपको बताया भी था कि सबसे ज़्यादा बंदरगाह की जो संख्या है वो महाराष्ट्र में है, 53 बंदरगाह। फिर उसके बाद गुजरात में 40 बंदरगाह, तमिलनाडु में 15 बंदरगाह और कर्नाटक में 10 बंदरगाह। और जल्दी से मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से बंदरगाह हैं जो कि किस राज्य में है। तो मैं अगर बड़े बंदरगाहों की बात करूं जो कि पश्चिमी तट पर आपके 6 हैं और 6 आपके पूर्वी तट पर हैं। तो जिनमें जो पश्चिमी तट पे हैं उन बड़े बंदरगाहों में आपका एक है कांडला बंदरगाह, जिसको हम दीनदयाल पोर्ट बंदरगाह कहते हैं, जो कि आपके गुजरात में है। सेकंड आप देखेंगे महाराष्ट्र में 2 बंदरगाह आपको दिख रहे होंगे, एक तो मुंबई बंदरगाह और दूसरा उसके दक्षिण में आपका है न्यावा शेवा, या इसी को हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहते हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। फिर आप देखेंगे गोवा में, तो गोवा में आपका पड़ता है मुर्मुगांव बंदरगाह। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में आपका न्यू मंगलूर बंदरगाह, और आपका केरल में है कोचीन, या इसको हम कोच्चि बंदरगाह भी बोलते हैं। आइए तमिलनाडु में चलते हैं। तो तमिलनाडु में आपको सबसे ज्यादा बंदरगाह, बड़े बंदरगाह देखने को मिल रहे हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की संख्या किस राज्य में है, तो सीधा सा आप देख के ही बता सकते हैं कि तमिलनाडु। तमिलनाडु में बड़े बंदरगाहों की जो संख्या है वो 3 है। एक तो आपका तूतीकोरिन, तूतीकोरिन को हम लोग बोलते हैं वीओ चिदंबरनार। सेकंड आप देखेंगे तमिलनाडु में ही चेन्नई बंदरगाह है, और चेन्नई के बाद आपका एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर को हम कामराजार बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। फिर आ जाइए आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपका पड़ता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसको हम विजांग बंदरगाह भी बोलते हैं। फिर उड़ीसा में आप देखेंगे तो पारादीप बंदरगाह, और पश्चिम बंगाल में कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। तो ये आपके कुछ बड़े बंदरगाह हैं, और पता भी होना चाहिए 6 पूर्वी तट पे हैं और 6 आपके पश्चिमी तट पे। लेकिन मैंने तो यहां लिखा है कि भारत में कुल 13 प्रमुख बड़े बंदरगाह हैं। तो 6 अगर पूर्वी तट पे हैं, 6 पश्चिमी तट पे हैं, तो ये तो हुए 12। एक बंदरगाह किधर गया? तो एक बंदरगाह मैं आपको बताऊंगा, हाल ही में इसको भी 5 फरवरी 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है महाराष्ट्र के दहानू के निकट वधावन में जो है 13वां बंदरगाह का जो निर्माण है वो प्रस्तावना दी है कि यहां पे इसका निर्माण किया जाएगा। तो जो 13वां बंदरगाह है वो महाराष्ट्र के दहानू के वधावन में जो है इसका निर्माण कार्य शुरू होगा, और इसको प्रस्तावित किया गया है 5 फरवरी 2020 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज हम इन्हीं बंदरगाहों पे खुल के डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और हर एक बंदरगाह के बारे में आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे, जो कि हर एक एग्जाम में, आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, सबके लिए ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको पहले यही बता दूं, और हाँ छोटे बंदरगाह भी आप देख रहे होंगे, सॉरी
ये तो बड़े बंदरगाह मैंने अभी आपको बताया, जल्दी से छोटे बंदरगाह भी देख लेते हैं। तो छोटे बंदरगाहों की संख्या भी मैंने बोला 205 छोटे बंदरगाह हैं, लेकिन आपको 205 थोड़ी पढ़ने हैं। 205 पढ़ते रहेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे। उनमें से कुछ जरूरी बंदरगाह हैं जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है, क्वेश्चन बहुत आते हैं, तो इसलिए हम जान लेते हैं। तो गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपको दिख रहा होगा मांडवी बंदरगाह, फिर मुंद्रा बंदरगाह, आपका ओखा बंदरगाह, द्वारका बंदरगाह, वेरावल, सूरत, भरूच, भावनगर और पोरबंदर। तो ये सभी आपके गुजरात में छोटे छोटे बंदरगाह हैं। फिर अगर हम आ जाएं आपके महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में है रत्नागिरी बंदरगाह। फिर अगर आ जाएं आपके कर्नाटक में, तो कर्नाटक में है कारवार। केरल की बात करें तो केरल में कासरगोड, कालीकट या इसको हम कोझिकोड भी बोलते हैं, क्यूलोन और अलप्पी बंदरगाह। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु, और ये कनानूर, आपका कनानूर भी केरल में पड़ता है। फिर आ जाए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में टोडी बंदरगाह, आपका नागपट्टनम बंदरगाह और कराईकल बंदरगाह, ये आपके पड़ते हैं तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आपका कृष्णापट्टनम, फिर आपका मछलीपट्टनम, फिर उसके बाद आपका आता है एन्नौर और आपका काकीनाडा, ये सभी आपके आंध्र प्रदेश में है। अगर हम बात करें ओडिशा में, तो ओडिशा में है गोपालपुर। तो ये भारत के छोटे छोटे बंदरगाह हैं। अब हम आते हैं, खुल के चर्चा करेंगे, भारत के सभी एक एक बंदरगाहों को डिटेल से समझेंगे और बेहतर तरीके से समझेंगे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, लेकिन मजा नहीं लेना है, बिना मजे के हमको पढ़ना है सीरियसली। मजा तो जिंदगी भर लेते आ रहे हैं, अब थोड़ा मजे को कम करके पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो चलिए, और ये सारी चीजें भैया आप लोग जो है जो मैपिंग के थ्रू जरूर बना लेना, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था। आज ये सेकंड क्लास है, तो बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जो भारत का 13वां बंदरगाह है, 13वां बंदरगाह, तो 13वां बंदरगाह जो है ये आपके, और 13वां प्रमुख बंदरगाह की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी मैंने बोला भी है कि 13 बड़े प्रमुख बंदरगाह। तो जो 13वां बंदरगाह है वो आपके महाराष्ट्र के दहानु के निकट, दहानु के निकट जो है कहां पड़ता है, वधावन में। वधावन में इसको जो है प्रस्तावित किया गया था 5 फरवरी 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके निर्माण को प्रस्तावित किया। तो ये आपका 13वां बंदरगाह है। हालांकि कुछ लोग जो 13वां बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार के राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी बोलते हैं। तो आप एक बार, फिलहाल तो यही आपका 13वां बंदरगाह है जो कि महाराष्ट्र के दहानु के वधावन में जो है इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। वैसे तो अब तो हो ही रहा होगा, 2020 में ये किया गया था। अब हम बात करते हैं एक एक बंदरगाह की। देखिए, भारत का जो ये व्यापार है, तो भारत का कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो 95% भाग है वो समुद्री मार्ग से ही होता है ना। आप जानते हैं कि भारत में हम आयात और निर्यात करते हैं, लेकिन पूरे भारत का कुल जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार है उसका 95% भाग वो जो है समुद्री मार्गों से ही किया जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का कितना, 95% कुल व्यापार का, भारत का जो है कुल व्यापार का 95% जो भाग है वो समुद्री मार्ग से होता है, समुद्री मार्ग से किया जाता है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आपका जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। शायद आपको पता भी होगा कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो सबसे बड़ा आपको दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि इसमें सभी बड़े हैं अपने आप में, लेकिन भारत का अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा बंदरगाह तो वो आपका पड़ता है मुंबई बंदरगाह। तो इस पर हम आके चर्चा करेंगे। चलिए हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, मुंबई बंदरगाह। इस पे आपको हम इसके बारे में जितना भी कुछ फैक्ट होगा वो आपको बताएंगे। मुंबई चलिए मुंबई बंदरगाह के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पॉइंट पता होना चाहिए, पहला ही पॉइंट, कि भारत का मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है।
और है कहां पे, इसको हम बॉम्बे बंदरगाह भी बोलते हैं। जैसा कि आप लोग पहले मुंबई को बॉम्बे बोला करते थे, बम्बई वगैरह, तो इसको हम बॉम्बे बंदरगाह भी बोलते हैं। और जो ये मुंबई बंदरगाह है, यह आपका उल्हास नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। मुंबई बंदरगाह जो पहला पॉइंट, ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। सेकंड पॉइंट है कि जो आपका मुंबई बंदरगाह है वो किस नदी के मुहाने पर स्थित है। तो जो मुंबई बंदरगाह है वो आपके महाराष्ट्र में नदी है उल्हास नदी के दक्षिणी मुहाने पर। अब उल्हास नदी के दक्षिणी मुहाने पर स्थित है। देखिए, मैंने आपको इससे पहले बताया भी था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि बंदरगाह के लिए जरूरी होता है कि जो तट हो वो कटे फटे होने चाहिए, क्योंकि समुद्र का जो जल है वो बंदरगाहों के लिए शांत होना चाहिए, वरना अगर लहरें, तूफान, चक्रवात कुछ भी आएगा तो वो तो जहाज़ों को तो उड़ा ले जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो समुद्र का जल होना चाहिए वो शांत होना चाहिए। और जो कहीं भी अगर ये तट जो है, टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा, ये प्राकृतिक रूप से विद्यमान है बंदरगाहों के लिए, क्योंकि बंदरगाहों के लिए ये जरूरी होता है कि उसके लिए जो तट रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी, कटी फटी होनी चाहिए। तो इसी को हम बोलते हैं प्राकृतिक बंदरगाह, कि वहां पर प्रकृति ने ही वो चीजें प्रदान कर दी हैं, मतलब उसमें मनुष्यों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब अगर हम बात करें कि जो मुंबई बंदरगाह है, ये लगभग 5% जो है व्यापार को संभालता है। अब याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले कि जो मुंबई बंदरगाह है ये भारत के कितने % व्यापार को संभालता है, तो मुंबई बंदरगाह जो है ये भारत के 5% व्यापार को संभालता है। मतलब देश के कुल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा संभालता है। जी, देश का जितना भी कुल निर्यात होता है उसका 5वां हिस्सा जो है ये मुंबई बंदरगाह संभालता है। तो ये भी एक पॉइंट है, आप ऐड कर लीजिएगा कि देश का लगभग 5वां हिस्सा संभालता है। देखिए, मुंबई बंदरगाह, अब आप जानते हैं, मैंने बताया भी है और आपको ये नोट भी कर लेना है कि जो समुद्र है, आप जानते हैं, ये जैसे सपोज कि आपके भारत, सपोज क्या वो है ही है कि भारत की जो तटरेखा है वो काफ़ी ज़्यादा कटी फटी, टेढ़ी मेढ़ी है। अब जो समुद्र का जल है, जब समुद्र का जल तेजी से बहाव के साथ आएगा तो आप जानते हो वो टकराएगा तो सीधा मुख्य तट से नहीं टकराएगा, वो इन्हीं कटी फटी तटरेखाओं से टकराएगा। तो ये जो अंदर का, जैसे सपोज ये आपकी तटरेखा है और ये अंदर का भाग है, तो जो समुद्र की लहरें या तूफान या चक्रवात कुछ भी आएगा तो वो इन टेढ़ी मेढ़ी तटों से टकराएगा, ना कि वो मुख्य तट को कोई नुकसान पहुंचा पाएगा। तो ये अंदर का जो सकरा क्षेत्र होता है, यहां का जल काफी शांत होता है, जो कि जहाजों के लिए काफी अनुकूल रहता है कि यहाँ पे व्यापार आराम से हो जाएगा, जहाजों कोई भारी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो उसके लिए जरूरी है कि समुद्र का जल शांत होना चाहिए। तो वो तो यहाँ पे चलिए, अब हम व्यापार के लिए तो जरूरी है कि प्राकृतिक बंदरगाह हो। तो हम, क्योंकि व्यापार किसी भी देश की एक जरूरत है ना, व्यापार नहीं होगा तो वहां की अर्थव्यवस्था सही से नहीं बन पाएगी। हम व्यापार ही नहीं करेंगे तो फिर हमको अर्निंग कैसे होगी, देश का विकास कैसे होगा। तो देश के विकास के लिए व्यापार होना बहुत जरूरी है। तो अब हर जगह पर तो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, तो इसलिए किया क्या गया है कि हमने कृत्रिम बंदरगाह का विकास किया है, कि जहां पर प्राकृतिक बंदरगाह का विकास नहीं हो पाया है तो हमने उस जगह पे कृत्रिम बंदरगाह का विकास किया। अब ये कृत्रिम बंदरगाह क्या है कि हमने किया क्या है कि समुद्र में एक दीवार खड़ी कर दी या समुद्र को कुछ दूरी पर पाट दिया है ना, जिससे कि वो अब जो लहरें तूफान आएंगी तो वो सीधा सीधा बंदरगाह से या तट से नहीं टकराएंगी, वो इन्हीं दीवारों से टकराएंगी, है ना, जिससे कि वहां का जल है शांत रहेगा। तो इसलिए व्यापार के लिए हमने कृत्रिम और कहीं कहीं पर जो है कहीं कहीं पर जो है आपके प्राकृतिक बंदरगाहों का भी इस्तेमाल किया है
है ना। अब इसका हम कुछ और पॉइंट देख लें। ये मुंबई बंदरगाह के जो एकदम सॉलिड पॉइंट्स हैं मैं आपको वही बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट है कि मुंबई बंदरगाह जो है इसमें 3 नौका घाट शामिल हैं जिसको हम लोग डॉक बोलते हैं। तो उसमें आप याद रखिएगा, इसमें 3 नौका घाट शामिल हैं। सबसे पहला आपका है प्रिंस घाट, दूसरा आपका है विक्टोरिया घाट, और तीसरा आपका है इंदिरा घाट। इंदिरा घाट। तो ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप कि आपको नई नई चीजें सीखने को मिल रही होंगी, और नई चीजें ही सिलेक्शन दिलाती हैं भैया। आपने तो बहुत चीजें पढ़ी हैं, इधर से पढ़ा उधर से पढ़ा, लेकिन पढ़ने के बाद अगर आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो उस पढ़ाई का भैया कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिख रहे हो आप उसको नोट भी कर सकते हैं, है ना। नोट करते रहिएगा। एक पॉइंट चाहे तो आप और ऐड कर लीजिए, इसे भारत का हम लोग प्रवेश द्वार भी कहते हैं, कि मुंबई बंदरगाह को हम लोग भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। तो इसको हम भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। तो ये आपके कुछ मुंबई बंदरगाह के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुंबई के दक्षिण में आप देखेंगे, मुंबई के दक्षिण में आपको दिख रहा होगा न्यावा शेवा या जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, तो इसको पहले आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग न्यावा शेवा की। और देश का सबसे बड़ा, एक चीज और यहां ऐड कर लीजिएगा, देश का सबसे बड़ा कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे बंदरगाह की। इसको हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बोलते हैं। देखिए, न्यावा शेवा की बात करें तो आप जानते हैं कि भारत का जो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो आपका मुंबई बंदरगाह है। अब ज़्यादातर जो व्यापार है वो मुंबई बंदरगाह से ही होता है ना। देश का सबसे ज़्यादा व्यापार जो है वो मुंबई बंदरगाह से किया जा रहा था। तो इस पर काफ़ी ज़्यादा दबाव पड़ रहा था, काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा था कि जितना भी व्यापार है ये मुंबई बंदरगाह से किया जा रहा है। तो इसके दबाव को, ताकि इस पे ज़्यादा लोड ना पड़े, तो उसके लिए एक और इसका सहायक बंदरगाह, मुंबई का जो है एक सहायक बंदरगाह का निर्माण किया गया। उसी को बोलते हैं न्यावा शेवा बंदरगाह। न्यावा शेवा बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। तो पहले आपकी को पता होना चाहिए पहला पॉइंट कि ये कहां पर स्थित है। तो न्यावा शेवा जो है ये महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो ये आपका न्यावा शेवा बंदरगाह है, इसका जो उद्घाटन है ये आपका हुआ था 1989 में। इसका जो उद्घाटन किया गया था
वो हुआ था 1989 में। और ये आपका एक ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है, ज्वारीय बंदरगाह है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए, जो आपका न्यावा शेवा बंदरगाह है, तो न्यावा शेवा ज्वारी है, लेकिन देश में जो है ये लगभग अगर हम बात करें तो 56% कंटेनरों को संभालता है। मतलब ये देश के 56% कंटेनरों को जो है संभाल लेता है। मतलब कि जो भी सामान वगैरह आते हैं तो उनको आयात और निर्यात करता है। तो देश के लगभग 56%, देश के लगभग 56% कंटेनरों को संभालता है को। और ये देश का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह है। मैंने ये नहीं बोला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड तो आपका दूसरा है। अगर आपसे ये पूछ ले कि देश का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह, तो आपका है न्यावा शेवा बंदरगाह। तो अगला पॉइंट है, देश का एकमात्र मशीनीकृत बंदरगाह। अब भाई मुंबई बंदरगाह पर लोड ना पड़े ज्यादा, तो उसके लिए हमने न्यावा शेवा बंदरगाह बनाया, जो कि मुंबई के दक्षिण में स्थित है ना। आप देख भी रहे होंगे ये न्यावा शेवा। तो ये आपका जो है कृत्रिम बंदरगाह है। आपको पता होना चाहिए कि न्यावा शेवा जो है ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। हालांकि भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई भी, अभी आप आगे चेन्नई भी पढ़ेंगे, लेकिन यहां एक पॉइंट ऐड कर लीजिए, ये भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप नोट कर लीजिए, आपके लिए एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिए, पढ़ते रहेंगे, अच्छे से सही से पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक उम्मीद है कि सिलेक्शन होगा तो होगा। अब ये नहीं कि आप जो है थोड़ा टाइम पढ़ के फिर आप वीडियो को बंद करके चले जाएं, तो वो सही नहीं है ना। पढ़ रहे हैं तो कम से कम हर एक चीज़ को अच्छे से समझें कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या सही है। हालांकि मैं तो हमेशा ट्राई करता हूँ कि जो भी चीज़ें बताऊँ वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो। मैं आपको ज़्यादा घुमा फिरा के बकवास चीज़ें नहीं बताना चाहता, मैं एकदम कट टू कट बताना चाह रहा हूँ कि उतना बताऊँ जितना आपके एग्ज़ाम में पूछा जाए, है ना। और मेरी कोशिश है कि मैं हर एक चीज़ को एकदम फुल्ली, ताकि कोई भी चीज़ छूटे भी ना, कि छूटे भी ना और ज़्यादा बकवास भी ना हो, तो उतना वैसे चलता रहे। तो उस तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। एक पॉइंट चाहे तो आप और ऐड कर लीजिएगा, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हो सकता है एग्जाम में पूछ ही ले, कि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर भी यहीं पर है ना। वेस्टर्न कॉरिडोर, जो कि हाँ यहीं पर है आपके महाराष्ट्र में, न्यावा शेवा पर। और ये बनाया किसके द्वारा गया है, तो ये जो बनाया गया है ये भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया है। जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर है ये भारतीय रेलवे द्वारा बनाया गया है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब बढ़ते हैं अगले बंदरगाह पे। अगला बंदरगाह सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह आपका कांडला बंदरगाह। तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत तेज़ी से कवर करेंगे क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम हमारे पास है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है कि हाँ हो ही जाएगा, एकदम स्लो स्लो चलते रहो। पढ़ो भी, स्पीड भी मेंटेन रखो, और सारे सब्जेक्ट को भी कवर करना है। सिर्फ ज्योग्राफी से ही सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन ये भी है कि अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने बताया भी कि मैं तो अपने माइंड में यूपीएससी को लेके चल रहा हूँ, बाकी आप जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया है। चलिए बढ़ते हैं अगले बंदरगाह पे। जल्दी जल्दी कवर भी करते रहेंगे भैया, क्योंकि टाइम से पहले कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर तो क्या मतलब अगर हम टाइम से कवर ही ना कर पाए।
अब बात करते हैं तीसरा बंदरगाह, जिसको बोलते हैं कांडला बंदरगाह। या इसको हम बोलते हैं दीनदयाल पोर्ट। दीनदयाल पोर्ट। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही रहेगा कि कांडला बंदरगाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो वो आपका है दीनदयाल पोर्ट, कि इसको हम दीनदयाल बंदरगाह के भी नाम से जानते हैं, है ना। और ये है कहाँ, ये गुजरात, आप देख रहे हैं यहाँ पे गुजरात है, और ये आपकी है कच्छ की खाड़ी, इसको बोलते हैं खंभात की खाड़ी, ये है कच्छ की खाड़ी। तो कच्छ की खाड़ी से 90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। तो पहला पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए कि ये कहां पर है, गुजरात के कच्छ की खाड़ी से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ना, 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब सेकंड पॉइंट क्या है कि पहला पॉइंट तो यही है कि गुजरात के कच्छ की खाड़ी से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सेकंड पॉइंट ये है कि ये जो है कांडला बंदरगाह मुख्य रूप से एक आयातक बंदरगाह है, मतलब ज्यादातर ये आयात करता है, निर्यात नहीं करता, इसलिए इसको हम आयातक बंदरगाह बोलते हैं। तो ये जो है आयात बंदरगाह है, मतलब यहां पर सामानों का आयात किया जाता है ज्यादातर। और ये जो उत्तर भारत को सामानों की आपूर्ति है, ये इसी बंदरगाह के माध्यम से की जाती है। जितना भी हमारे उत्तर भारतीय राज्य हैं, इनको जो भी सामानों की आपूर्ति है वो कांडला बंदरगाह ही करता है। तो कांडला बंदरगाह के माध्यम से ही उत्तर भारत के राज्यों को जो है सामानों की आपूर्ति की जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये भी आप लोग ऐड कर लीजिए। हाँ, उत्तर भारत को सबसे अधिक सामानों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा, उत्तर भारत को सबसे अधिक सामानों की करने वाला सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो उत्तर के जितने भी राज्य हैं, इनको सामानों की जो आपूर्ति होती है वो आपके कांडला बंदरगाह से होती है। और कांडला बंदरगाह क्योंकि यहां ज्वार और भाटा आते रहते हैं, इसलिए ये एक टाइप का ज्वारी बंदरगाह है। काफी ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है कि जो कांडला बंदरगाह है वो एक ज्वारी बंदरगाह है, ज्वारी बंदरगाह है ना। सारे पॉइंट अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग सारे पॉइंट, एक भी पॉइंट ना छोड़िएगा, वरना आपको दिक्कत हो जाएगी फिर, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछ लेगा तो आप बता नहीं पाएंगे। और आप जानते हैं कि एक हमारा जब भारत और पाकिस्तान एक था, तब तो व्यापार जो है दूसरे बंदरगाह से होता था, आपको पता भी होगा। लेकिन जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है जो व्यापार हुआ, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वो कांडला से शुरू हो गया। तो अगर आपसे पूछ ले कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ का कौन सा बंदरगाह जो है सबसे पहला बंदरगाह था, तो आपका कांडला बंदरगाह, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कच्छ का सबसे पहला बंदरगाह था। तो ये भी आप पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि पहले तो आपके, अब तो वो पाकिस्तान में है वो बंदरगाह, है ना, अब पाकिस्तान अलग हो गया, लेकिन जब एक था तब उसी से होता था। लेकिन जब ये स्वतंत्रता हमको मिली, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ये भारत का सबसे पहला कच्छ की खाड़ी वाला बंदरगाह बना, है ना। और इस बंदरगाह से ज़्यादातर पेट्रोलियम और उर्वरकों का आयात किया जाता है। ऐड कर लीजिए, हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि इससे क्या क्या चीज़ें आयात की जाती हैं। तो आपका है पेट्रोलियम और उर्वरकों का
हो का आयात किया जाता है ना। पेट्रोलियम और उर्वरकों का आयात किया जाता है। इसके साथ ही आप लिख सकते हैं खाद्यान्न, तेल वगैरह भी इसका यहां पे आयात और निर्यात होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले बंदरगाह पे। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा, है ना। तो सामानों का ये जैसे अब मैंने बोल भी दिया कि आयात करता है, निर्यात नहीं करता, ज्यादातर चीजें ये आयात ही करता है ना। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भी एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह, आपसे पूछ ले कि कांडला बंदरगाह प्राकृतिक है या कृत्रिम, आता है ये क्वेश्चन कि इनमें से कौन से बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है, तो याद रखिएगा जो कांडला बंदरगाह है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक बंदरगाह है। चलिए तो इतने सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले बंदरगाह पे। चलिए रब कर रहे हैं हम। अब आते हैं हम लोग गोवा। गोवा में चलते हैं भाई साहब। गोवा गए होंगे कभी गोवा। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूं, क्योंकि क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। जो मैंने अभी मुंबई बंदरगाह की बात की थी, तो जो मुंबई है ये किस द्वीप पर बसा है, इसको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप पढ़ रहे हैं तो, कि मुंबई जो है ये किस द्वीप पे बसा है। चलिए अगला बंदरगाह है आपका गोवा में। तो गोवा में बंदरगाह है मुर्मुगाओ। मुर्मुगाओ बंदरगाह। तो देखिए मुर्मुगाओ बंदरगाह जो है ये गोवा में दो नदियां, एक तो मांडवी और दूसरा ज्वारी। तो मुर्मुगाओ बंदरगाह जो है ज्वारी नदी के ज्वार नद मुख पर स्थित है। अब ये ज्वार नद मुख क्या है, देखिए जो नदियां खड़े ढाल से होकर बहती हैं, है ना, तो वो एस्चुअरी बनाती हैं, है ना, वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। आपने पढ़ा होगा जो नदियां समतल मैदानों में बहती हैं तो वो कई सारी वितरिकाओं में बढ़ जाती हैं जिसको हम डेल्टा बोलते हैं, है ना। लेकिन जो नदियां सीधा खड़े ढाल से होकर गिरती हैं तो वो ज्वार नदमुख या इसी को इंग्लिश बोलते हैं एस्चुअरी बनाती हैं। तो आपका जो मुर्मुगाओ है ये सबसे पहले तो गोवा राज्य में है। और गोवा में किस नदी पर स्थित है, तो गोवा में ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर स्थित है। तो पहला पॉइंट आप लिख लीजिए। गोवा में ज्वारी नदी के मुख पर स्थित है। अब दूसरा पॉइंट ये है कि जो आपका मुर्मुगाओ बंदरगाह है, तो मुर्मुगाओ बंदरगाह जो है ये भारत का सबसे प्रमुख लौह निर्यातक बंदरगाह है ना। भारत का सबसे प्रमुख लौह निर्यातक बंदरगाह। तो ये भी आप ऐड कर लीजिए कि अगर आपसे पूछ ले कि भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, तो आपका मुंबई बंदरगाह, सॉरी मुर्मुगाओ बंदरगाह। तो भारत का प्रमुख लौह अयस्क तक बंदरगाह। और ये ज्यादातर अपने लौह अयस्क को जो है ईरान को निर्यात करता है ना, कि ईरान को वो भेजता रहता है। तो इसलिए इसको हम निर्यातक बंदरगाह बोलते हैं, आयातक नहीं, है ना। और किसको करता है तो आपको पता होना चाहिए कि ज्यादातर ये जो है ईरान को निर्यात करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि लौह अयस्क के अलावा कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ये इस बंदरगाह के माध्यम से जो है भेजी जाती हैं, तो वो आपका कपास, मैग्नीज और नारियल, है ना। इसके अलावा कपास, मैग्नीज और नारियल, इसका भी आयात निर्यात किया जाता है ना। और वैसे तो गोवा मुर्मुगाओ बंदरगाह के बारे में ज़्यादा कुछ खास पॉइंट तो नहीं है, सिर्फ इतना ही पूछेगा आपसे कि जो है यहाँ पे लौह अयस्क का निर्यात किया जाता है और जो है ये ज्वारी नदी के ज्वार नदमुख पर
हाँ स्थित है, करेक्ट। अब बढ़ते हैं अगले बंदरगाह पे। अब अगला बंदरगाह आपका आता है कर्नाटक का न्यू मंगलूर बंदरगाह, है ना। नोट करते रहे भैया, क्योंकि पढ़ना है, पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे तभी कुछ होगा जीवन में, वरना तो कुछ नहीं हो सकता। बिना पढ़ाई के आजकल कुछ नहीं है। कुछ बनना है, कुछ करना है तो पढ़ना तो है ही है। पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे और तभी सिलेक्शन होगा। चलिए अगला है बंदरगाह आपका, आपके कर्नाटक में न्यू मंगलौर। देखिए जो आपका न्यू मंगलूर है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, और कर्नाटक में है कहाँ पे, गुरुपुरा एक नदी पड़ती है, उस गुरुपुरा नदी और अरब सागर के संगम पर है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो आपका न्यू मंगलूर बंदरगाह है ये गुरुपुरा नदी और अरब सागर के संगम पर है। और कर्नाटक में एक जगह है कुंद्रेमुख, है ना, आपने काफी ज्यादा पढ़ा होगा कुंद्रेमुख खान के बारे में। तो कर्नाटक के कुंद्रेमुख खान से जो लौह अयस्क है वो यहीं से निर्यात किया जाता है, इस बंदरगाह के माध्यम से, आपके न्यू मंगलूर बंदरगाह के माध्यम से। तो अगला पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हैं, हाँ, कि कर्नाटक का जो लौह अयस्क है, जी जी, अच्छे से ऐड कर, सॉरी अच्छे से करते रहिए, ऐड नहीं करना है, सॉरी यार, ऐड तो करना ही है अपने नोट्स में, वो तो आप कर ही रहे हैं। हाँ, तो जो जो कर्नाटक का कुंद्रेमुख क्षेत्र है वो एक लौह अयस्क क्षेत्र है, यहीं से जो है, हाँ, पश्चिमी देशों को निर्यात किया था, करेक्ट है। जो भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनको लोहा जो है, लौह अयस्क, यहीं से निर्यात किया जाता है। तो ऐड कर सकते हैं कर्नाटक का कुंद्रेमुख एक लौह अयस्क क्षेत्र है। और यहीं से जो है लौह अयस्क को पश्चिमी देशों को निर्यात किया जाता है, किया जाता है। हाँ, तो ये इतना आपका पॉइंट रहेगा न्यू मंगलूर बंदरगाह के बारे में। और ये भारत का जो है 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह, ये भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का 7वां बड़ा बंदरगाह है। ये इतने पॉइंट नोट करते रहिए भैया, हर एक पॉइंट को नोट करते रहिएगा। और इसके अलावा अगर आपसे पूछ ले कि लौह अयस्क का तो करता ही है, साथ में ये पेट्रोलियम उत्पाद, एलपीजी, उर्वरक और बाकी और भी चीज़ें हैं, तो उसके साथ साथ लौह अयस्क के साथ आपका पेट्रोलियम उत्पाद और एलपीजी का भी जो है ये निर्यात करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले बंदरगाह पे। इतना पढ़ लिया तो भाई साहब इनफ है, इनफ है। इससे ज़्यादा तो ना तो मैं बता पाऊंगा ना आप पढ़ पाएंगे, ये अपने आप में काफ़ी है। तो अगला बंदरगाह है कोचीन, या इसको हम वो बोलते हैं कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह, देखिए कोच्चि बंदरगाह, पहली चीज तो ये है कहां पर,
तो कोचीन बंदरगाह आप जानते हैं एक वेलिंगटन द्वीप है ना। तो वेलिंगटन द्वीप पर ही वेलिंगटन नदी एक है, वेलिंगटन नदी, उस पर जो है आपका ये बंदरगाह स्थित है। तो ये पॉइंट आप लोग ऐड भी कर सकते हैं जी, कि जो आपका कोचीन बंदरगाह है ये जो है वेलिंगटन द्वीप और वल्लारपदम के बीच में स्थित है। और के बीच स्थित है। देखिए बहुत ही आसान है यार, अगर आप मन से शांति से पढ़ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि काफ़ी ये आपको कठिन लग रहा होगा, बहुत ही आसान है। और किस अगर झील की बात करें तो कोच्चि झील है, उस पे स्थित है ना। वेलिंगटन द्वीप जो है, वेलिंगटन द्वीप और वल्लपरम के बीच कोच्चि झील, कोच्चि झील भी ऐड कर लीजिए, कोच्चि झील पर स्थित है। और यहीं पर जहाज़ों का निर्माण सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगर आपसे पूछ ले कि किस बंदरगाह पर जो है सबसे ज़्यादा जो है जहाज निर्माण केंद्र हैं, तो वो आपका हाँ कोच्चि है, कि भारत में जहाज निर्माण केंद्रों में से ये एक है। भारत में जहाज निर्माण केंद्रों में से एक है। और ये जो कोचीन है या कोच्चि, ये किस तट पर है, तो आप जानते हैं कि केरल के तट को हम लोग बोलते हैं मालाबार तट, और तमिलनाडु के तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। तो जो आपका कोचीन है ये किस तट पर स्थित है, तो ये आपके मालाबार तट पर है, केरल के मालाबार तट पर है ना। सेकंड पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिएगा कि जो भारत का हाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण यहीं स्थित है, मतलब भारत का सबसे बड़ा यार्ड है, शिप यार्ड। अभी मैंने बोला शिप यार्ड का मतलब क्या सर, मैंने लिखाया भी है इधर कि भारत में जहाज निर्माण केंद्रों में से ये एक है। तो मतलब जो जहाजों का निर्माण या उसकी मरम्मत का जो काम होता है वो यहीं क्या आता है, उसी को बोलते हैं हम शिप यार्ड। अगर आपसे कोई पूछ ले शिप यार्ड का मतलब क्या है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं पोत प्रांगण। तो पोत प्रांगण का मतलब होता है जहाजों का निर्माण और मरम्मत का कार्य जहां पे किया जाता है, उसी को बोलते हैं शिप यार्ड। तो भारत का जो है, हाँ ये पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए कि भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण, भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग शिपयार्ड, यहीं पर है ना। ये सारे पॉइंट आप लोग अभी बताऊंगा कौन कौन से शिपयार्ड हैं जो किस किस राज्य में आपसे पूछ भी सकता है। और कोचीन भी आपका जो है एक हाँ प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ से जो है मुख्य रूप से चाय, कॉफ़ी, मसाला, इसका आयात और निर्यात किया जाता है ना। आप जानते हैं केरल का जो तट है ये मसालों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यहाँ से चाय, कॉफ़ी, मसाला काफ़ी ज़्यादा इनका यहाँ पे उत्पादन होता है। तो यहाँ जो आयातक और निर्यात वाली चीज़ें हैं वो चाय, कॉफ़ी, मसाला आदि चीज़ों का जो है आयात और निर्यात किया जाता है। और ये आपका भारत का प्राकृतिक बंदरगाह है। ये तो आप जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये तो आपसे पूछा ही जाएगा कौन कौन से बंदरगाह प्राकृतिक हैं और कौन से कृत्रिम। तो ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये इतना पॉइंट आपका हुआ कोचीन बंदरगाह के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले बंदरगाह की ओर। अगला बंदरगाह है आपका तूतीकोरिन बंदरगाह। ये जो आप देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं वीओ चिदंबरनार बंदरगाह। तो अगला बंदरगाह है आपका
तूती कोरिन, या इसको VO चिदंबरनार, VO चिदंबरनार, है ना। अब इसके बारे में देखिए, VO चिदंबरनार, आप देख रहे हैं ये इसकी जो अवस्थिति है कुछ यहाँ पे है ना, श्रीलंका के इस साइड में। तो इस यहाँ पे इस खाड़ी को हम लोग बोलते हैं मन्नार की खाड़ी, और इस साइड को हम बोलते हैं पाक की खाड़ी। तो जो आपका तूतीकोरिन बंदरगाह है वो जो है आपके मन्नार की खाड़ी पर स्थित है ना। अब तूतीकोरिन जो बंदरगाह है, यहाँ का जो पानी है वो छिछला पानी है, मतलब यहाँ ज़्यादा गहरा पानी नहीं है, मतलब गहरा समुद्र नहीं है। तो जिससे जहाज़ तो आता है लेकिन वो तट पर नहीं आ पाता, क्योंकि पानी कम है, छिछला है, तो इसलिए वो तट पर नहीं पहुंच पाता। तो जहाज़ों को तट के पहले ही 5 से 6 किलोमीटर दूर पहले ही खड़ा कर दिया जाता है। फिर उसके सामानों को छोटी छोटी नाव में भर के जो है इस तूतीकोरिन बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। तो ये भी याद रखिएगा कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, यहाँ का जो जल है ये काफ़ी छिछला है, और छिछला होने के कारण जो है जहाज तट पर पहुंच नहीं पाते, तो इसलिए उसको तट से पहले ही 5 से 6 किलोमीटर दूरी पर रोक लिया जाता है, और फिर सामानों को भर भर के छोटी नाव में पहुंचा दिया जाता है। तो इससे तो फिलहाल और कुछ खास तो है नहीं तूतीकोरिन, बस इतना याद रखिएगा कि तूतीकोरिन बंदरगाह जो है इसको हम VO चिदंबरनार बंदरगाह के नाम से जानते हैं, है ना। और इसका जो अगर आपसे पूछ ले ये है कहाँ, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में। अगर आपसे ये पूछ ले कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के थूथुकुडी, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में है ना। और कहाँ पर है, मन्नार की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी के पास, है ना। और इसमें कुछ खास पॉइंट हैं वो भी आप ऐड कर लीजिएगा कि जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, हाँ हाँ जी जी, देखिए उतना टफ नहीं है यार यहाँ पे। देखिए हाँ चलो उसको छोड़ो फिलहाल, हम लोग बात, हाँ तूतीकोरिन बंदरगाह जो है यहाँ पे मछलियों का शिकार काफ़ी ज़्यादा किया जाता है ना। जो जितने भी आपके मछुआरे होते हैं वो मछलियाँ इस साइड ज़्यादा पकड़ते हैं, तो इसलिए तूतीकोरिन बंदरगाह को हम मत्स्य बंदरगाह भी बोलते हैं। मत्स्य मतलब होता है मछली, तो यहाँ पर मछलियों का शिकार ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम मत्स्य बंदरगाह कहते हैं। मत्स्य बंदरगाह। ये इतने पॉइंट हैं, आप लोग इतने पॉइंट याद रखिएगा, इससे बाहर आने का कोई फिलहाल संभावना ही नहीं है ना। और ये देश का चौथा सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ क्या क्या चीज़ें की जाती है निर्यात, तो आप लोग कोयला, तेल, चीनी, नमक, पेट्रोलियम, ये सारा कुछ यहाँ से निर्यात किया जाता है ना। देश का, हाँ ये भी ऐड कर लीजिए, देश का चौथा, देश का चौथा बड़ा बंदरगाह है। तो इतना आपका हुआ तूतीकोरिन बंदरगाह। चलिए बढ़ते हैं अगले बंदरगाह की ओर। बने रहिए, देखिए मैं कोशिश तो यही कर रहा हूं कि कोई भी चीज़ें छूटे ना आपकी, और हर एक चीज़ अपने आप में अच्छी ही हो, है ना। तभी आपको मज़ा आएगा जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब बात करते हैं चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह, तो इसका पहला ही पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका चेन्नई बंदरगाह। सेकंड, ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो कंप्यूटराइज्ड है, मतलब जहां जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो कंप्यूटराइज के द्वारा जो है संचालित की जा रही हैं, तो वो आपका चेन्नई बंदरगाह है। ये कंप्यूटराइज्ड निगमित बंदरगाह है। सेकंड, अगर आपसे पूछे, ये ऐड कर लीजिएगा कि जो चेन्नई बंदरगाह है ये देश का सबसे प्राचीन बंदरगाह है। बंदरगाह है और देश का
देश का कंप्यूटराइज्ड एवं निगमित बंदरगाह है। और देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह की अगर हम बात करें तो आपका यही है, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग नोट कर लीजिए। मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, और आपको ये पता भी होना चाहिए, है ना। और हाँ, यहाँ से जो है अब ये भी पता होना चाहिए कि ऑटोमोबाइल और लौह अयस्क पेट्रोलियम उर्वरकों का भी जो है व्यापार किया जाता है ना। 1881 में इसका जो है उद्घाटन किया गया था। हाँ चलिए बढ़ते हैं, अगले बंदरगाह के बारे में बताते हैं। अब पढ़ते हैं एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर, एन्नौर बंदरगाह। देखिए मुझे लग रहा है कि आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रही होंगी, है ना, क्योंकि यार पढ़ तो रहे हैं, इतना आप टाइम भी दे रहे हैं, लेकिन समझ में ना आए तो फिर मुझे नहीं लगता कि फिर सही है। तो जो एन्नौर बंदरगाह है, इसको हम पहले कामरा जार बंदरगाह के नाम से जानते थे। किस नाम से? कामरा जार। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि एन्नौर बंदरगाह को हम कामरा, इसका पुराना नाम है कामरा जार बंदरगाह। कामरा जार बंदरगाह इसका पूर्व नाम है ना। अब ये जो आपका एन्नौर बंदरगाह है, ये है कहाँ पर? तो एन्नौर बंदरगाह जो है ये चेन्नई बंदरगाह जो आप देख रहे हैं उसके भार को कम करने के लिए 24 किलोमीटर दूर एन्नौर बंदरगाह का विकास किया गया है। भाई यहाँ पे आपका चेन्नई बंदरगाह है, इस पर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ रहा था, तो इसके भार को कम करने के लिए चेन्नई से 24 किलोमीटर की दूरी पर जो है आपके एन्नौर बंदरगाह का विकास किया गया है ना। तो हालांकि ये कोई खास पढ़ने, लेकिन आप नोट कर लीजिए, एक अच्छे नोट्स के रूप में आपका हो जाएगा। हाँ, और एन्नौर बंदरगाह जो है देश का पहला, मैंने बता भी दिया, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह कौन सा है? तो देश का, सॉरी मैंने इसको चेन्नई बता दिया, सॉरी, वो आप लोग उसको हटा दीजिएगा कि अगर आपसे पूछे कि देश का पहला कंप्यूटराइज्ड बंदरगाह, तो ये आपका बंदरगाह है एन्नौर बंदरगाह। उस पॉइंट को आप हटा दीजिएगा, चेन्नई में मैंने बोल दिया वो गलती से। तो यहां पे आप लिख लीजिए कि देश का पहला कंप्यूटराइज्ड निगमित बंदरगाह, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड निगमित बंदरगाह। गलती से मैंने चेन्नई बोल दिया कि चेन्नई जो है देश का पहला कंप्यूटराइज्ड निगमित बंदरगाह है, तो ऐसा नहीं, देश का पहला कंप्यूटराइज्ड निगमित बंदरगाह आपका एन्नौर बंदरगाह है ना, याद रखिएगा। तो आप वहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा, गलतियाँ हो जाती हैं यार, इंसान से ही होती हैं। और ये देश का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, ये भी आप याद रखिएगा, देश का 12वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। और यहाँ से भी पेट्रोलियम वगैरह का जो है उत्पादन आयात और निर्यात किया जाता है। तो देश का 12वां बड़ा बंदरगाह है ना। तो ये इतने पॉइंट हैं जो आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, इसकी भारत सरकार में 67% हिस्सेदारी है, और इसके साथ ही ये कोयले का भी जो है परिवहन करता है, करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग विशाखापट्टनम बंदरगाह। हाँ कारपोरेटरीकृत है, करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगले बंदरगाह विशाखापट्टनम। फिर आपका बचेगा पारादीप, और फिर आपकी क्लास हो जाएगी खत्म। तो दो वीडियो में आपकी पूरी क्लास एकदम उड़ा के रख दिए। अब अगर आपको देखना है, चेक करना है, तो कोई भी क्वेश्चन लगाइए भैया, हर एक क्वेश्चन होगा, सब कुछ होगा, लगा के तो देखिए। अब आते हैं हम लोग विशाखापट्टनम।
विशाखापट्टनम बंदरगाह। देखिए विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है ये आपका सबसे गहरा बंदरगाह है, और विशाखापट्टनम को हम लोग विजांग बंदरगाह भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है विजांग, तो इसको हम विजांग बंदरगाह भी बोलते हैं, है ना, विजांग बंदरगाह। और ये जो है आपका देश का सबसे गहरा बंदरगाह है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाँ, कि विशाखापट्टनम जो है ये भारत का सबसे गहरा सुरक्षित बंदरगाह है। भारत का सबसे गहरा सुरक्षित बंदरगाह है ना। तो ये देश का सबसे गहरा, भारत का जो है वही देश का सबसे गहरा सुरक्षित बंदरगाह है। और ये पारादीप के नीचे दक्षिण में स्थित, आपको दिख रहा होगा जो पारादीप बंदरगाह है, ये पारादीप के दक्षिण में स्थित बंदरगाह है ना, जो कि देश का सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह है। हाँ, अब ये जो बंदरगाह है ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड है ना। ये भी आपसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है जो स्थल रुद्ध है। लैंड लॉक बंदरगाह है, लैंड लॉक बंदरगाह है, मतलब स्थल रुद्ध बंदरगाह है ना। सेकंड पॉइंट आप लोग ऐड कर लीजिए कि जो आपका विशाखापट्टनम बंदरगाह है, हाँ, यहाँ पर जो है थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है जिसको बोलते हैं डॉल्फिन नोज। काफ़ी ज़्यादा ये भी पूछा गया है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह की थोड़ी दूरी पर एक पहाड़ी है डॉल्फिन नोज। अब जो भी चक्रवात या जो भी तूफान या लहरें आती हैं तो वो इस पहाड़ी से टकरा जाती हैं, डॉल्फिन नोज। तो ये कहीं ना कहीं चक्रवातों और लहरों से हमको सुरक्षा प्रदान करता है ना। तो यहीं पर एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है? डॉल्फिन नोज, फिन नोज पहाड़ी है, जो कि क्या करता है डॉल्फिन नोज कि जो भी चक्रवात या तूफान आते हैं तो उससे जो है इस बंदरगाह की रक्षा करता है ना। और ये भी एक प्रकार का आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, हाँ, तो ये आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है, और यहां से भी अधिकांश लॉ एस का निर्यात किया जाता है ना। हाँ, ये एक आपका प्राकृतिक बंदरगाह है। और किसका निर्यात किया जाता है? लौह अयस्क का। तो इतने आपके विशाखापट्टनम बंदरगाह के पॉइंट हुए, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले बंदरगाह पर। अगला बंदरगाह आपका है पाराद्वीप बंदरगाह। पाराद्वीप बंदरगाह, देखिए पाराद्वीप बंदरगाह जो है ये उड़ीसा के महानदी पर स्थित है। अगर आपसे पूछ ले कि पाराद्वीप बंदरगाह किस नदी के मुहाने पर स्थित है तो वो आपके उड़ीसा के महानदी पर, है ना। और झारखंड और उड़ीसा का जो लोहा होता है वो इसी बंदरगाह से जो है जापान को निर्यात किया जाता है। तो जो पाराद्वीप बंदरगाह है ये उड़ीसा के महानदी पर स्थित है, और उड़ीसा और झारखंड का लोहा, उड़ीसा व झारखंड का लौह अयस्क इसी बंदरगाह से जो है जापान को निर्यात किया जाता है, से जापान को निर्यात किया जाता है। देखिए हैंडराइटिंग मत जाइएगा, मैं बोल भी रहा हूं तो उसको आप नोट कर लीजिएगा जो चीज़ें मैं बोल रहा हूं, है ना। और 1966 में ये भारत का 8वां बंदरगाह घोषित किया गया था। ये भी आप याद रखिएगा कि 1966 में भारत का 8वां बंदरगाह घोषित किया गया था।
गया था। तो 1966 में जो है ये भारत का 8वां बंदरगाह घोषित किया गया था, है ना। तो इतने कुछ पॉइंट हैं आपके पारादीप बंदरगाह से। और अगर आपसे पूछ ले कि पारादीप बंदरगाह से लौह अयस्क के अलावा जो है ये कोयले का भी सबसे बड़ा निर्यातक है ना, जो कि जापान को निर्यात करता है। लौह अयस्क के अलावा आप कोयला भी ऐड कर सकते हैं, लौह अयस्क या कोयला। और ये सबसे बड़ा लौह अयस्क का कोयला जो है जापान को ही निर्यात करता है ना। तो याद रखिएगा कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह कौन सा है, तो वो आपका जो कि जापान को निर्यात करता है वो आपका है पारादीप बंदरगाह, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हुए। और पारादीप बंदर का जो विकास है वो कोलकाता और विशाखापट्टनम बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया, है ना। जो कोलकाता आपका जो है कोलकाता और विशाखापट्टनम, इन दोनों के बंदरगाह को कम करने के लिए जो है पारादीप बंदरगाह का विकास किया गया है। चलिए, तो ये आपके इतने पॉइंट हो गए। और ये भी जो है पारादीप बंदरगाह, ये भी आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो ये तो बिल्कुल भैया आपको पता ही होना चाहिए कि पारादीप बंदरगाह जो है एक प्राकृतिक बंदरगाह है ना। अब इसके बाद आपका बचा कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह, और ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर हो गई हैं। अब आपका आता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि खुला सागरी बंदरगाह कौन सा है, या खुला सागरी बंदरगाह, तब आप क्या बताएंगे। तो देखिए, तो मैंने एक पॉइंट मुझसे छूट गया है कि अगर आपसे पूछ ले कि खुला सागरी बंदरगाह, तो वो आपका चेन्नई बंदरगाह है ना, जो कि एक कृत्रिम बंदरगाह है। खुला सागरी, ये चेन्नई का एक पॉइंट छूट गया था कि अगर आपसे वो भी आप ऐड कर लीजिएगा कि देश का खुला सागरी बंदरगाह, तो वो आपका है चेन्नई बंदरगाह, है ना। चेन्नई बंदरगाह देश का खुला सागरी बंदरगाह है। अब आते हैं कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। देखिए, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह जो है इसको हम नदी बंदरगाह भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है नदी पर स्थित है। और किस नदी पर आप जानते हैं, कोलकाता में एक नदी बहती है हुगली नदी, तो हुगली नदी पर स्थित है। तो इसलिए इस कोलकाता हल्दिया को हम नदी बंदरगाह भी बोलते हैं। मैं पॉइंट बोल रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब लिख लिख के थोड़ा सा बोरिंग लगता है मुझे कि मैं लिख लिख के समझाऊँ, है ना। तो तो कोलकाता बंदरगाह को हम लोग श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम तो याद रख लीजिएगा कि इसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी बोलते हैं, है ना। अब ये जो आपका कोलकाता हल्दिया बंदरगाह है, इसको श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह बोलते हैं। और ये कोलकाता बंदरगाह जो है समुद्र तट पर, समुद्र तट पे नहीं है बिल्कुल, या हुगली नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता एक बहुत ही बड़ा महानगरीय क्षेत्र, मेट्रो सिटी है ना। और ये एकमात्र नदी बंदरगाह है। अगर आपसे ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, कि अगर आपसे पूछ ले कि एकमात्र नदी बंदरगाह कौन सा है, तो ये आपका कोलकाता बंदरगाह, एकमात्र नदी बंदरगाह, है ना। तो ये एकमात्र नदी बंदरगाह है। और कोलकाता हल्दिया जो है ये भारतीय जी बिल्कुल, भारतीय सामूहिक व्यापार का पूर्वी द्वार कहलाता है, सामुद्रिक व्यापार का पूर्वी द्वार। और ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह भी है। देखिए, अब इसको हमने अलग अलग लिखा है, एक ही में लिखा है कोलकाता हल्दिया। तो कोलकाता और हल्दिया, ये अभी तो इसमें मैंने अलग अलग दिखा रहा हूं, लेकिन ये दोनों एक ही बंदरगाह है। अब इसमें से एक आपका नदी पर, जैसे कोलकाता की बात करें तो कोलकाता नदी पर स्थित है और हल्दिया आपके तट पर है ना। तो ये याद रखिएगा, दोनों एक ही बंदरगाह है। तो कोलकाता बंदरगाह तटीय पोताश्रय डायमंड हार्बर है ना। और यह एक अंतःस्थलीय बंदरगाह है। अगर आपसे ये पूछे कि अंतःस्थलीय बंदरगाह कौन सा है, तो यही है आपका अंतःस्थलीय बंदरगाह। तो इतने पॉइंट आपके इस बंदरगाह से हुए, है ना।
तो बेसिकली ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर एक लाइन भैया मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप कोई भी लाइन को छोड़े ना।